हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 9th चैप्टर में से 3rd पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 3rd पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे रूरल मार्केटिंग के बारे में। बेसिकली रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर चैलेंजेस फेस किए गए थे उसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है रूरल क्रेडिट, यानी कैसे रूरल एरियाज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और वो उस क्रेडिट को यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएँ, इंक्रीज कर पाएँ। ऐसे ही रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए जो सेकेंड मेजर चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फेस किया गया था वो है रूरल मार्केटिंग, यानी रूरल एरियाज में जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती थी उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए ताकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स सेल हो पाएँ और इसका डायरेक्ट बेनिफिट रूरल एरियाज को मिल पाए। सो नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की, इंस्टीट्यूट्स ओपन किए गए जहां से उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन रूरल मार्केट को डेवलप करना भी एक मेजर चैलेंज था। आज हम रूरल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन अपीयर होगा उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। यहां पर हमें कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट डज अ लॉट टू इंप्रूव द क्रेडिट फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन किए थे रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बट प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी इज नॉट द सिंगल सॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। लेकिन रूरल एरियाज में सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही सारा सॉल्यूशन नहीं था। Another major challenge is providing marketing facilities to the farmers in rural areas. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं रूरल एरियाज में उनकी मार्केटिंग करना ताकि मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल हो पाएं और उसको यूज करके फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएं। सो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड अर्न समथिंग एक्स्ट्रा देन देयर कॉस्ट वैल्यू। मार्केटिंग करने की ज़रूरत इसलिए थी ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएं और कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर पाएं। फर्स्ट हमारे पास आता है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग मीन्स रूरल एरियाज के लोगों को मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इजीली मार्केट में सेल कर पाएं। यहां पर हमें कह रहे हैं रूरल मार्केटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द मार्केटिंग फैसिलिटीज to the producers of rural areas, that is farmers. Rural marketing means rural areas के लोगों को marketing facility provide करना, basically farmers को marketing facility provide करना ताकि वो अपने products को easily market में sell कर पाएं। और यहाँ पर marketing का मतलब सिर्फ product को sell करना नहीं होता, marketing includes all these steps. Marketing में ये 6 steps include किए जाते हैं। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। कलेक्टिंग दी प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी फसलों को काटने के बाद एक जगह इकट्ठा करना। प्रोसेसिंग दी प्रोड्यूस इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो उनकी प्रोसेसिंग करना। ग्रेडिंग दी प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी, उनको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको ग्रेडिंग प्रोवाइड करना। बेस्ट क्वालिटी को ए ग्रेड और सेकेंड बी देन सी। पैकेजिंग दी प्रोड्यूस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर्स, बायर्स की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उनकी पैकेजिंग करना, जैसे 1 kg, 2 kg, 5 kg। देन स्टोरिंग दी प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर यूसेज एंड फ्यूचर सेल्स। मार्केटिंग में स्टोरिंग फैसिलिटी भी इंक्लूड की जाती है, यानी फार्मर्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो फ्यूचर में उसको सेल कर पाएँ। ये भी रूरल मार्केटिंग का ही पार्ट है। लास्ट, सेलिंग द प्रोड्यूसेस एट प्रेफरेबल प्राइसेस। वो प्राइस जो फार्मर्स प्रेफर करते हैं, रीजनेबल प्राइस,
फेयर प्राइसेस, उस प्राइसेस पर प्रोड्यूसेस को सेल करना, ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। सो रूरल मार्केटिंग डज नॉट मीन्स ओनली सेलिंग द प्रोड्यूसेस, इट इंक्लूड्स various activities started after harvesting and continue till sales. सो रूरल मार्केटिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट को सेल करना, इसमें बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि स्टार्ट हो जाती है फसल को काटने के बाद यानी हार्वेस्टिंग करने के बाद और कंटिन्यू रहती है टिल सेलिंग, जब तक फाइनली प्रोड्यूसेस सेल नहीं हो जाते तब तक जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो सारी मार्केटिंग के अंडर कवर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजन फॉर रूरल मार्केटिंग, यानी रूरल एरियाज को मार्केटिंग फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या रीजन था कि उनको मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज नीड ऑफ रूरल मार्केटिंग सो दैट फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूसेस एट प्रेफरेबल प्राइसेस। सो रूरल मार्केटिंग को लेकर आने की यानी रूरल एरियाज में मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की सबसे ज़रूरत इसीलिए थी ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूसेस की रीजनेबल प्राइसेस मिल पाए, जिस प्राइसेस पर वो उनको सेल करना चाहते हैं वो उतना कवर कर पाए, उनको नुकसान ना हो, उनको कोस्ट टू कोस्ट पे सेल ना करना पड़े, उनको मुनाफा हो जाए, इसके लिए रूरल मार्केटिंग डेवलप की गई। सेकंड, अर्लियर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूसेस टू द मनी लेंडर एंड एजेंट्स। जब रूरल मार्केटिंग नहीं होती थी, जब मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी तो फार्मर्स को ज़बरदस्ती अपने जितने भी प्रोड्यूसेस हैं वो मनी लेंडर और एजेंट्स को सेल करने होते थे, क्योंकि फार्मर्स ने मनी लेंडर से उधार लिया हुआ है, वो उधार नहीं चुका पाते थे, अपना लोन जो है वो वापस नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनको सारा का सारा प्रोड्यूसेस मनी लेंडर्स को ही सेल करना होता था। हु परचेजेस देयर प्रोडक्ट्स एट वेरी लो प्राइसेस, और जो मनी लेंडर्स होते थे वो बहुत ही चीप प्राइसेस पे सारी फसल परचेज कर लेते थे, जिसके कारण फार्मर्स को कभी भी मुनाफा नहीं हो पाता था। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। सो वो कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे रूरल एरियाज में मार्केटिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। To improve the system of rural marketing, the following measures are adopted by the Indian government. So ये कुछ measures adopt किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रूरल मार्केट डेवलप करने के लिए, यानी रूरल एरियाज में मार्केटिंग फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास है रेगुलेटेड मार्केट्स, यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी मार्केट्स इस्टेब्लिश की थी जो कि रेगुलेटेड की जाती थी बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसी कमेटी इस्टेब्लिश की जाती थी जिसमें गवर्नमेंट, फार्मर्स और ट्रेडर ये तीनों पर्सन्स अपॉइंट किए जाते थे और ये कंट्रोल करते थे मार्केट को। ये ध्यान रखते थे कि किसी भी फार्मर का बायसनेस के साथ प्रोडक्ट परचेज ना किया जाए, यानी किसी भी फार्मर को नुकसान ना हो, उसको उसके प्रोड्यूसेस का फेयर प्राइस मिलता रहे। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं रेगुलेटेड मार्केट्स मीन्स अ मार्केट विच इज रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द कमेटी। रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसको रेगुलेट किया जाता है यानी कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है, किसके द्वारा? एक कमेटी के द्वारा। दिस कमेटी इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर एंड ट्रेडर। ये एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें गवर्नमेंट, फार्मर और ट्रेडर के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, यानी इसमें तीनों ही पर्सन्स के हेड पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं, लीडर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकें और मॉनिटर कर सकें। दिस मार्केट इज एस्टेब्लिश्ड टू डील इन सेल्स एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूसेस ऑफ द फार्मर्स। बेसिकली ये मार्केट इसीलिए इस्टेब्लिश की गई है ताकि फार्मर्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें डील किया जा सके, उनकी सेल्स और परचेज की बात की जा सके। And the main objective of this market is to make sure that farmers are getting fair prices for their produces. और इस मार्केट को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव क्या था? The main motive is to make sure that farmers are getting fair prices. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ये चेक करते रहना कि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूसेस का फेयर प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो ऐसे ही नेक्स्ट मेजर हमारे पास आता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज।
सो ऐसे सोसाइटीज डेवलप की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी सारी प्रोड्यूसेस को मार्केट में जाकर खुद पर्सनली सेल करते हैं ताकि उनको मुनाफा ज़्यादा हो पाए। ये कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे की हेल्प करना होता है। ऐसे फार्मर्स जो स्मॉल फार्मिंग करते हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रोड्यूसेस नहीं होते, वो सारे फार्मर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जिसके कारण उनकी प्रोड्यूसेस की अमाउंट, उनकी प्रोड्यूसेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर वो एक साथ उस क्वांटिटी को सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को हायर प्राइजेस पर सेल करते हैं। इससे वो एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। सो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज मीन्स those societies in which farmers will come together to help each other. कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें स्मॉल फार्मर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए ताकि वो अपने प्रोड्यूसेस की मार्केटिंग कर पाएं, उसको इजीली सेल कर पाएं। इन दिस सोसाइटी सम स्मॉल फार्मर्स विल मेक एन एसोसिएशन टू सेल देयर प्रोड्यूसेस बाय बार्गेनिंग विद द ट्रेडर। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें स्मॉल फार्मर्स एसोसिएट हो जाते हैं यानी इकट्ठे हो जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं जिसकी वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और वो ट्रेडर को अपने प्राइजेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड स्टेप, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज मीन्स ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जहां पर फार्मर्स अपनी प्रोड्यूसेस को स्टोर करके रख पाएं। अगर प्रोड्यूसेस को एक्यूरेट प्राइस नहीं मिलता, अगर फार्मर्स को ये लगता है कि जो प्राइस हमें मिलना चाहिए था हमारे प्रोडक्ट्स का वो हमें नहीं मिल रहा, तो फार्मर्स इन वेयर हाउसेस को यूज़ करके अपने प्रोड्यूसेस को स्टोर करके रख सकते हैं और जब उनको लगता है कि एक्यूरेट प्राइस हमें मिल रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज मीन्स providing a godown facility where a farmer can store their produces. Warehousing facility means एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को ताकि वो अपने प्रोड्यूसेस को सेल करने से पहले स्टोर कर पाएं। दिस विल हेल्प अ फार्मर फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस। सो अगर एक फार्मर अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख सकता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइसेस पर सेल करने के लिए। वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेगा और जब उसको लगेगा कि मार्केट में उसको अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं वो वहाँ से विड्रॉ करके मार्केट में उसको सेल कर देगा। गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउस फैसिलिटी टू द फार्मर्स सो दैट दे कैन स्टोर देयर प्रोड्यूसेस। सो गवर्नमेंट के द्वारा ये वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स अपने प्रोड्यूसेस को स्टोर करके रख पाएँ एंड सेल देम व्हेन दे आर गेटिंग फेयर प्राइसेस, और वो उनको तब सेल करें जब उनको फेयर प्राइसेस मिल रहे हैं यानी रीजनेबल प्राइसेस मिल रहे हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। एक फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि उसके प्रोडक्ट्स मार्केट तक ट्रांसपोर्ट किए जाएं और वो उनको सेल कर पाए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए और ऐसे प्राइजेस पर प्रोवाइड करना जो कि अफोर्डेबल हो और एक फार्मर इजीली उसको अफोर्ड कर पाए। सो इसी मेजर्स में गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसकी हेल्प से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को इजीली मार्केट में जाकर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इज वेरी एक्सपेंसिव विच डिमोटिवेट्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूसेस डायरेक्टली इन द मार्केट। सो ट्रांसपोर्टेशन करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस की बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है फार्मर्स के लिए जिसके कारण वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल नहीं कर पाते। बट इंडियन गवर्नमेंट ऑफर्ड सम सब्सिडाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थ्रू रेलवे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है थ्रू रेलवेज। वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, यानी फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, मार्केट के बारे में
कि मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक फार्मर जो है वो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि उसको आपके प्रोडक्ट्स अभी सेल करने हैं या फिर स्टोर करने हैं। सो इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचाना ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर है। जितनी भी न्यूज़ मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है फार्मर्स को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फार्मर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब उनको अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करने हैं और कब उनको स्टोर करके रखने हैं, ताकि वो प्राइजेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल कर पाएँ। अगर उनको लगता है कि रीजनेबल प्राइस है, मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं वो उनको अफोर्डेबल हैं, तो वो उन प्राइजेस पर अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। यानी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी हेल्प से फार्मर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट्स सेल करने हैं या स्टोर करने हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना मार्केट के रिगार्डिंग, फार्मर्स को बताना कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इज प्रोवाइडेड एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ मार्केट। सो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये फार्मर्स को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में हेल्प करता है, मार्केट की कंडीशन इन्फॉर्म करने में हेल्प करता है। This information helps the farmers to decide how much to sell and when to sell. जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ मीडिया की हेल्प से फार्मर्स तक पहुंचती है, फार्मर्स उसको यूज़ करके ये डिसाइड कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी में उन्होंने सेल करना है और सेल करना भी है या नहीं सेल करना। सो ऐसे ही लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है एमएसपी पॉलिसी। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सो एमएसपी पॉलिसी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता था, ताकि इस प्राइस पर उनके प्रोडक्ट्स परचेज किए जा सकें। अगर मार्केट में किसी फार्मर के प्रोड्यूसेस सेल नहीं हो पाते थे तो गवर्नमेंट उसको परचेज करती थी एमएसपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यानी फॉर एग्जांपल, अगर वीट का प्राइस डिसाइड कर दिया गया है 10 रुपीज पर केजी, इन दैट केस अगर फार्मर के वीट मार्केट में सेल नहीं हो पाते तो गवर्नमेंट को 10 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग उस फार्मर के प्रोड्यूसेस को खुद परचेज करना होगा, ताकि फार्मर को एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट मिल जाए, गारंटी मिल जाए कि उसके प्रोडक्ट्स एटलीस्ट मार्केट में सेल जरूर हो जाएंगे और उसको नुकसान नहीं होगा, उसको लॉस नहीं होगा। सो एमएसपी पॉलिसी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड to purchase the produce of farmers at a specified price, which will be the minimum price of their produces. So ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि उसको फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स को परचेज करना होगा एक स्पेसिफिक प्राइजेस पर, और वो प्राइजेस डिसाइड किए जाते थे एमएसपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यानी एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया जाता था, उस प्राइस पर फार्मर्स से प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते थे। ऑल्दो फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूसेस एट हायर प्राइसेस, फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को हायर प्राइस पर सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स सेल हो जाते हैं हायर प्राइसेस पर, तो फार्मर्स हायर प्राइसेस पर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल नहीं हो पाते तो गवर्नमेंट उनको परचेज करेगी उस प्राइस पर जो मिनिमम स्पेसिफाइड किया गया है। बट इन केस दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोड्यूसेस, देन गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू परचेज द प्रोड्यूसेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। यानी अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो पाते तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्राइस पर, जो कि एमएसपी में डिस्क्राइब किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।